सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। 8 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मुआवनत के लिए तलब किया गया है। यह कहिएगा कि 8 रुकनी बेंच की तश्कील, दरखास्तों का आना, जिस अंदाज में पटिशंस आई हैं, चंद घंटों के अंदर बेंच तश्कील पा जाना, समाअत करना, दूसरी तरफ से लीगल फ्रेटर्निटी भी तनकीद कर रही है, हुकूमत की तरफ से पार्लियामान के अंदर करारदाद भी मंजूर हो गई है। आपको नहीं लगता कि 8 रुकनी बेंच मजीद मुतनाज़ हो जाएगा? देखिए, तकसीम होनी नहीं चाहिए, ये वाकई ही तकलीफ दह पहलू है। और मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए था कि कम से कम 2 या 3 सीनियर जज जो हैं उनको ज़रूर ले लेते, क्योंकि जो इनके बाद जो नेक्स्ट सीनियर जजेस थे, काजी साहब हैं और सरदार तारक साहब हैं, उनको अगर शामिल किया गया होता तो बेहतर है। गो स्वाबदीद जो है बेंच बनाने की चीफ जस्टिस की है, लेकिन अगर सीनियर जजेस में शामिल होते इतने अहम केस में तो वो बेहतर था। तो लेकिन बहरहाल अब उनको शामिल नहीं किया है। फिर भी जो स्वाबदीद है बेंच बनाने की, वो तो बहरहाल चीफ जस्टिस की है। मैं हामिद खान साहब इस पहलू की तरफ आता हूं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि हमारी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये बार बार हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि कानून की शक्ल इख्तियार नहीं किया है, ये बिल सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं हुए, क्या अदालत एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस स्टेज पे इसको कलअदम करार दे सकती? इसमें कलअदम नहीं होगा, क्योंकि अभी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। लेकिन ये मुमकिन है कि वो कहे वो इस बिल को ही खिलाफ आइन डिक्लेयर कर दें, क्योंकि इस वक्त कानूनी तौर पे उसकी जो हैसियत है वो एक बिल ऑफ बिफोर द पार्लियामेंट की है। एक फ़र्क है ज़रा बाकी किसी और केस के साथ। इस केस में एक दफ़ा पहले भी जो है सदर के सामने ये बिल पेश हो चुका है और उन्होंने इनकार करके वापस कर दिया था। फिर उन्होंने जॉइंट हाउसेस करके उसको फिर से पास किया है। अब गो अभी तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, लेकिन बाय फ्लक्स ऑफ टाइम तो उसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है 10 दिन के अंदर। तो लिहाजा ये मामला इतना ही सादा नहीं है कि अभी ये बिल है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसने बन जाना है बाय लैप्स ऑफ टाइम। लेकिन हामिद खान साहब, इतनी उजलत का मुजाहिरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों किया है? इसके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होने का इंतजार भी किया जा सकता था। यानी 20 अप्रैल को ये नाफिज हो जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में पर्टिकुलरली इतनी उजलत का मुजाहिरा क्यों किया इसे? देखिए, बज़ाहिर उसमें वजह ये लगती है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स का मामला है, क्योंकि ये आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को खुद मुख्तारी दी गई है कि वो अपने रूल्स फ्रेम कर सकती है। और उस मामले में पार्लियामेंट का कानून बनाना जो है, इस पर बहुत बड़ी आईनी जो है ये बहस है और इख्तलाफ राय है कि इस किस्म के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात हैं, उसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर अपने खुद रूल्स तय करता है आर्टिकल 191 के तहत। और अगर उसको आप एंट्री 55 जो है फोर्थ शेड्यूल की, उसके साथ देखा जाए तो उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को जो है उसको एक एक्सेप्शन दी हुई है कि उसमें इख्तियारात कम करने के लिए या किस तरह से उनमें तब्दीली करने के लिए पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। देखिए, इतना सेंसिटिव मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स का मामला है, तो ऐसे में जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, अगर ये फुल कोर्ट बन जाता और जो सीनियर जजेस हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता, तो जितनी कॉन्ट्रोवर्सी इस वक्त बन रही है, आपको नहीं लगता है कि इस कॉन्ट्रोवर्सी से, इस तनाज़े से बचा जा सकता था? मैं इससे एग्री करता हूं कि अगर फुल कोर्ट बनता तो बेहतर था। अगर सीनियर जजेस को साथ बिठाया जाता 2 या 3, वो भी बेहतर था, तो वो बेहतर था। लेकिन ये है कि ये खिलाफ कानून, खिलाफ आइन नहीं किया जो उन्होंने बेंच बनाना है। ये स्वाबदीदी इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास थे और उन्होंने उसके मुताबिक बेंच बना दिया है। लेकिन हामिद खान साहब, ये कानून साजी भी तो इसीलिए है ना कि चीफ जस्टिस के लामुतनाही इख्तियारात को कंट्रोल किया जाए, उसमें सीनियर मोस्ट जजेस की राय शामिल की जाए, और फिर 184(3) की जुरिस्डिक्शन के अंदर राइट टू अपील का मामला, जो बड़ा एक लॉन्ग ड्यू रिक्वेस्ट रही है बार्स की भी, सुप्रीम कोर्ट बार की भी, पाकिस्तान बार काउंसिल की, लीगल फ्रेटर्निटी की, ये कानून साजी भी तो इसीलिए हो रही है। देखिए, बात यह है, ये बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हैं उस कंटेंट के साथ हम एग्री भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि सवाल ये क्या पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन है। जहाँ तक
ये कहना कि इसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया जाए या राइट ऑफ अपील हो, ये चीज़ें जो है वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत शायद राइट ऑफ अपील ना दे जा सकती, उसमें शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़े आर्टिकल 184(3) में अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए। एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि आया बाय ऑर्डिनरी लॉ आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अपील की प्रोविज़न दे सकते हैं कि नहीं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन आप दे सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। ये एक तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अदालत के सामने है। दूसरा ये है कि जो इंटरनल रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट की, बतौर एक इंडिपेंडेंट अदारे के, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदालती अदारा है, उसको एक तरह से आज़ाद हैसियत हासिल है अपने रूल्स और रेगुलेशन और अपने जो है प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रेगुलेट करने की। इसको क्या बाहर से उस पर रेगुलेशन हो सकती है कि नहीं? ये दोनों सवालात अहम सवालात हैं और मैं समझता हूँ कि ये बेशक ये चीज़ें तब्दीलियाँ आएँ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट खुद बैठकर ये फैसला करे। लेकिन हामिद खान साहब, ये भी तो देखने की बात है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये 1982 से है, इसको भी तो अमेंड नहीं किया गया। यकीनन कानून के अंदर जो लेकुनाज होते हैं उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश रहती है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, पार्लियामान कर रही है, तो क्या ये वेलकमिंग नहीं होना चाहिए था कि दोनों स्टेक होल्डर्स बैठते और बैठ के कानून साजी हो जाती, रादर देन के इस तरह की कोलिजन होती? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के रूल्स फ्रेम करती है, उसी का करना बनता है। 1980 के रूल्स ज़रूर हैं और हमारा वकला का भी बहुत इस मामले में मुतालबा रहा है कि इसमें बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे, सिर्फ यही 2-3 नहीं, उनमें भी तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन ये हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद करे। लास्टली, ये मुहाज़रा सिर्फ हुकूमत की तरफ से तो नहीं है, विद इन द बेंच भी है। जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके इख्तिलाफी नोट भी हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि विद इन द बेंच कोई आवाज़ उठेगी और जजेस ही कोई इस तरह की तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले भी रेफरेंसेज आ चुके हैं कुछ जजेस के खिलाफ। देखिए, जहाँ तक ये है कि अंदर खाने डिफरेंस ओपिनियन होता है, डिफरेंस ओपिनियन हमेशा हो सकता है, अदालतों के अंदर होता है। जहाँ तक डिफरेंस ओपिनियन का ताल्लुक है वो चलते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वही प्रिवेल करेगा जुडिशल साइड के ऊपर। बाकी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं कि अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो तकसीम है जो नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ ये मामला तय हो जाएगा। इस वक्त बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें हो सकता है कि फेलियर हो लीडरशिप का भी चीफ जस्टिस की, कि वो अपने साथ सबको शामिल लेके नहीं चल पा रहे, लेकिन वो अपनी जगह है, जिसका मैं समझता हूँ कि सलूशन ये नहीं कि वो डिवाइड को बढ़ाया जाए, बल्कि उसका सलूशन ये है कि वो डिवाइड ख़त्म की जाए। क्योंकि मुल्की मफाद में तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर अदारे के मजबूत हो, उसके अंदर तकसीम ना हो, आपस में चपकलिश ना हो, उससे तो नुकसान कौम का होता है। जजेस का क्या है, आज चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 5 महीने के बाद रिटायर हो जाना, इसमें उनका ज़ाती इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है ये तो एक परमानेंट कानून है जो अगले चीफ जस्टिस को भी उतना ही इफेक्ट करेगा जो आज के चीफ जस्टिस को कर रहा है और जो उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद।